मेरे स्वयं के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि दोस्तों अपने विज्ञान के सेशन चल रहे उसमें मैंने आपको परमाणु के बारे में और अणु के बारे में विस्तृत रूप से अंतर्बोधक वगैरह समझा दिए। साथ में मैंने आपको परमाणु पाए जाने वाले मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसकी खोज किसने की, कितना द्रव्यमान होता है, कितना आवेश होता है, सारी बातों की जानकारी दे दी। इसी क्रम में दोस्तों जब कणों की खोज हो गई तो इन कणों की रहने की व्यवस्था के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सुझाव दिए। उसी संदर्भ में अपन 2-3 वैज्ञानिकों के इसके मॉडल पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कैसे। तो उसी क्रम में पहले स्थान पे आता है जे थॉमसन, जिन्होंने ये समझाया कि परमाणु प्रतिरूप क्या होता है। लेकिन थॉमसन के समय ज़्यादा जानकारी उपलब्ध न होने के कारण थॉमसन का मॉडल जब अमान्य हो गया तब रदरफोर्ड साहब ने प्रयास किया और रदरफोर्ड के भी प्रयोग में कुछ कमियां रही। उन कमियों को फिर नील्स बोर ने दूर किया। इस प्रकार से दोस्तों अपने सामने जब तीनों प्रतिरूप पड़ जाएंगे तब अपन को प्रतिरूप की व्यवस्था समझ में आएगी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं। तो शुरुआत जो जे थॉमसन ने की, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने दोस्तों सिर्फ इतना बताया कि परमाणु जो होता है एक धनावेशित गोला होता है और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके बीच में ठीक उस प्रकार से छितराए हुए रहते हैं जिस प्रकार से उसने कहा था कि पुडिंग एक प्रकार की मिठाई होती है और प्लम ठीक प्रकार से एक फल को कहते हैं। जापान में प्लम पुडिंग एक मॉडल मिठाई होती है। तो प्लम जिस प्रकार का, पुडिंग जिस प्रकार की मिठाई होती है और प्लम क्या होते हैं उस पर चित्राए हुए फल, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था का मॉडल दिया था। जैसे ये आप हाइड्रोजन का परमाणु देख सकते हैं, इसको पूरा उसने धनावेशित गोला मानना और हाइड्रोजन का आपको मालूम है कि एक ही उसमें प्रोटॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन भी उसने एक ही बता दिया। इसी प्रकार हीलियम में उसने धनावेशित गोला माना और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 बता दिए और 2 प्रोटॉन। लिथियम में इन्होंने ये 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इन्होंने बता दिए प्रोटॉन। तो इस आधार पर दोस्तों क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन में समान ये जो आकर्षण बल उत्पन्न हो गया और प्लस माइनस में हमेशा आकर्षण होता है, आपको मालूम है। तो आकर्षण के कारण क्या हो गया कि इसका मॉडल का अस्तित्व ही खत्म हो गया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे। तो गणित का भी एक नियम है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि प्लस और माइनस क्या होता है, कटते हैं। तो जितने प्लस के होंगे उतने माइनस के होंगे तो क्या उत्तर आएगा, 0। तो इस प्रकार से इसका मॉडल जो है वो क्या हो गया, विद्युत उदासीन हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया। इस मॉडल का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। ये रदरफोर्ड साहब ने अपने कण प्रकीर्णन के प्रयोग द्वारा इसे क्या कर दिया, बाद में अमान्य कर दिया। लेकिन मैं जे थॉमसन को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि कम से कम उन्होंने शुरुआत तो की कि किस प्रकार से एक परमाणु प्रतिरूप हो सकता है। तो वेल बिगिनिंग इज हाफ डन दोस्तों, कहते हैं कि अच्छी शुरुआत करने वाला आधे काम तो समाप्त कर देता है। फिर तो उसमें गलतियां निकालने वाले, दोष निकालने वाले आते रहते हैं और चीज में सुधार होता रहता है। प्रकृति का भी यही नियम है, पहली बार कोई वस्तु बनती है, बाद में धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। जो टेक्नोलॉजी में इतना सारा सुधार हुआ है वो एक दिन में नहीं हुआ, आखिर उसको श्रेय दो जिसने सबसे पहले कोई चीज बनाई होगी। तो थॉमसन साहब के प्रतिरूप को एक बार अपन लिखित रूप में पढ़ के देखेंगे कि क्या बताया था इन्होंने। देखिए थॉमसन साहब ने क्या कहा था कि थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में दर्शाया कि धनावेश जो होता है पूरे परमाणु गोले में, ये पूरे परमाणु गोले में फैला हुआ है, जिसकी त्रिज्या भी बताई थी उन्होंने 10⁻⁸ सेंटीमीटर। दोस्तों त्रिज्या कितनी बताई थी इस गोले की, 10⁸8। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बीच बीच में उपस्थित रह के इसे क्या बना देते हैं, विद्युत उदासीन। मैंने दोस्तों अभी उदाहरण दिया, जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने धनावेशित गोला +1 का है और एक ही इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक माइनस और एक प्लस का है, तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा और इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसने प्रतिरूप की व्याख्या के लिए इसलिए इसके प्रतिरूप को 2 नाम देते हैं। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। कभी दोस्तों इस नाम से कंपटीशन में भी पूछ देते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल परमाणु का किसने दिया, तो आपका उत्तर होना चाहिए थॉमसन ने दिया। जे थॉमसन साहब के मॉडल को दूसरा नाम है जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। तो अपने प्रतिरूप की व्याख्या में उन्होंने बताया कि पुडिंग एक प्रकार की मिठाई होती है और प्लम एक प्रकार के फल होते हैं। उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। माना कि सर ये पुडिंग है, ये मिठाई है और प्लम क्या होते हैं, इसकी सजावट के लिए इस प्रकार से उसके ऊपर फल लगाते हैं। तो जिस प्रकार की
जितनी उसके अंदर मिठाई है उतने ही उसके ऊपर फल छितराए हुए हैं। बात कहने के मतलब दोस्तों वही है कि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो कुल मिला के वो क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन। लेकिन इसके दूसरा मॉडल का नाम अपन दे सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, और नाम भी है जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप या जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। कभी क्या रही दोस्तों, वही मैंने कह दिया प्लस माइनस का आकर्षण। इस व्यवस्था ऐसी व्यवस्था इन्होंने बताई, तो इस व्यवस्था के आधार पर धन और ऋण आवेश के बीच तो क्या होता है, धन और प्लस और माइनस के बीच तो प्रकृति में भी आकर्षण होता है। तो बीच आकर्षण होने के कारण एक दूसरे में क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। मिल जाएंगे तो क्या इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो फिर इस मॉडल को क्या रदरफोर्ड ने अपना एक प्रयोग किया था कण प्रकीर्णन का, जो अल्फा कणों की बमबारी करके उन्होंने 20,000 कणों की बमबारी एक सोने की पतली पन्नी पर करके, इसे अगले वाले जो मॉडल अपन दोस्तों देखेंगे उसमें उन्होंने प्रयोग करके उस प्रयोग द्वारा इस मॉडल को क्या कर दिया, अमान्य। तो ये दोस्तों था जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, जिसका दूसरा नाम है जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। नेक्स्ट मॉडल में अपन दोस्तों देखेंगे का परमाणु प्रतिरूप। दोस्तों अगले प्रतिरूप के बारे में अपन व्याख्या करते हैं। जे थॉमसन का जो दिया गया परमाणु प्रतिरूप विद्युत उदासीन होने के बाद किसने इस पर प्रयोग किया, तो नेक्स्ट प्रतिरूप के बारे में जैसे कि हेडिंग डाली हुई है रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, ठीक है। और इसको दोस्तों दूसरा नाम भी कहते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब रदरफोर्ड साहब ने ऐसा क्या किया, अब जो भी किया होगा थॉमसन साहब से थोड़ा ठीक ही किया, क्योंकि जो मैंने बताया जो प्रतिरूप आएंगे उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार होता जाएगा, और एक प्रतिरूप ऐसा आएगा जिसमें फिर अपने व्यवस्थित रसायन शास्त्र जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो थॉमसन साहब की तो कमियां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होने के कारण विद्युत उदासीन हो गया। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया वो दोस्तों देखेंगे इस प्रयोग में अपन, ठीक है ना। अब प्रयोग किया है तो प्रयोग के प्रेक्षण भी होंगे, और प्रेक्षण के बाद इसके निष्कर्ष भी निकलेंगे, और बाद में दोस्तों इनमें भी कुछ कमियां रही थी जिससे इसको रद्द कर दिया गया था। और आगे जो अपने प्रतिरूप पढ़ेंगे नील्स बोर का, जो नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे अपन, अभी फिलहाल रदरफोर्ड के प्रयोग को बात करते हैं। तो प्रयोग कैसे किया सर, तो प्रयोग के बारे में मैं दोस्तों आपको बताऊं कि रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, उनके अंडर में जो काम कर रहे थे दो वैज्ञानिक थे, कई बार पूछते हैं, नाम ध्यान रखना, गीगर व मार्सडेन, गीगर व मार्सडेन, ये दोनों इनके अंडर में काम करने वाले वैज्ञानिक थे। किसके, रदरफोर्ड के अंडर में। इन्होंने 1911 में ये प्रयोग किया था। रदरफोर्ड का निर्देशन तो रदरफोर्ड का ही था, मैनेजमेंट इसी का था। इसके अंडर में ये दो साइंटिस्ट थे गीगर और मार्सडेन, उन्होंने 1911 में इस प्रयोग को किया। तो दोस्तों क्या किया, एक शीशे का आवरण लिया और उसमें अल्फा कण का ये स्रोत लिया। अल्फा कण किससे प्राप्त किए सर इन्होंने, तो अल्फा कण यूरेनियम से प्राप्त किए। किससे प्राप्त किए, यूरेनियम से। अब अल्फा कण क्या होते हैं, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अल्फा कण की जो बमबारी होती है एज ए मशीन गन की तरह मान लो, बहुत ही धमाधम बमबारी करते हैं। बहुत ही माइक्रो प्रयोग है सर, कि इसको अपन नग्न आंखों से तो देख ही नहीं देते हैं, प्रयोगशाला में देखो कैसे किया होगा। क्योंकि जब आपको मालूम है कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है, जब परमाणु की अपन देख नहीं सकते, तो इस प्रयोग को भी करने के लिए कितना जोर लगा होगा वो आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की। अल्फा कण स्रोत लिया सर, और इसको अल्फा कणों की जो बमबारी थी वो किस पे की सर, बिल्कुल देख लो, जो सोने की पतली पन्नी ली थी वो दोस्तों कितनी थी, 4 × 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। अब अनुमान लगा लो कि इतनी सूक्ष्म सोने की पन्नी जिसे आंखों से देखना भी संभव नहीं है। अब उस पर किसकी बौछार हो रही है, अल्फा कणों की, अल्फा कणों की बौछार। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कागज़ का टुकड़ा नहीं होता, मान लो एक कागज़ का टुकड़ा है और उस पर आप तोप का गोला चलाओ, बस सेम खेल है ये। अब कागज़ का टुकड़ा क्या तोप का गोला झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, आप अनुमान लगा लो। ये इस प्रकार का प्रयोग था। साथ में इन्होंने क्या कर दिया, इस सोने की पतली पन्नी की चारों ओर जेडेनेसिल यानी जिंक सल्फाइड संवेदनशील पर्दा लगा दिया, इस पदार्थ का पर्दा लगा दिया। तो ये पर्दा क्या करेगा सर, पर्दा क्या करेगा कि ये जो भी अल्फा कण आएंगे तो इसमें जो
सल्फाइड रहेगा, लेड रहेगा, ये सल्फाइड, ये ठीक है ना, सल्फाइड जो रहेगा तो अल्फा कण का जो भी प्रेक्षण होगा इस पे जब डाले जाएंगे तो जो भी अपने पथ से विचलित होंगे उनको ये पर्दा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है उन किसको, अल्फा कणों को, ठीक है ना। इसके लिए ये पर्दा चारों ओर लगा दिया गया। तो दोस्तों प्रयोग में आप देख लेंगे, ये तो शीशे का आवरण है, ये अल्फा कण का स्रोत है। किससे सर अल्फा कण प्राप्त किए, यूरेनियम से। ये क्या है सर, सोने की पतली पन्नी है, चारों ओर क्या है, झेड़ने संवेदनशील पदार्थ का पर्दा है, ठीक है। अब इस पे इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड और इसके दोनों असिस्टेंट ने क्या किया, इस पे बोचार की, किसकी, अल्फा कणों की, किस पे, सोने की पतली पन्नी पर। तो दोस्तों अब प्रेक्षण देखेंगे। अब प्रयोग कर दिया, प्रेक्षण क्या हुआ कि कहते हैं कि 20,000 कणों की लगभग बोचार की, कितने कण डाले, 20,000 कण सोने की पतली पन्नी पर डाले। तो दोस्तों सारे कण थे बिना विक्षेपित हुए निकल गए सीधे, और जो पथ से विचलित हुए दाएं बाएं गए, जो पथ से विचलित अल्फा कण थे उसको लेड ने अवशोषित कर लिया। लेकिन इसकी सबसे अहम घटना वो दोस्तों देखेंगे कि 19,999 कण जो सीधे निकले गए या पथ से विचलित हो गए, लेकिन एक कण आप दोस्तों जो ये गहरा काला देख रहे हो, ये इसकी दिशा आप देख रहे हो पुनः लौट के आ रहा है, और बस ये पुनः लौट के आ रहा है। यही जाके वैज्ञानिकों का ध्यान गया कि ये सारे कण तो आर पार हो गए, लेकिन ये कैसे वापस आ रहा है। तो एक कण सिर्फ वापस आने से इस प्रयोग की पुष्टि हुई, और ये रदरफोर्ड साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक तोप का गोला होना जो कागज़ के टुकड़े पे चला दिया जाए और बाद में उसका रिजल्ट क्या है कि कागज़ का टुकड़े के तो कुछ नहीं हो, और जिसने तोप का गोला चलाया है वो कागज़ के टुकड़े से टकरा कर तोप का गोला पुनः लौट कर जिसने तोप चलाया, गोला चलाया है, उसी के जा लगा हो। तो ये इन्होंने अपने जीवन की सबसे आश्चर्यजनक घटना को बताया था कि ये वापस कैसे आया। अब कैसे आया, तो कोई भी चीज़ कब वापस आती है, किसी न किसी चीज़ से टकरा कर ही वापस आती है। तो बस इसी चीज़ को लेकर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भी केंद्र में कुछ न कुछ है। तो वो कुछ न कुछ क्या था, तो वो दोस्तों मैं आपको बता दूं, परमाणु के केंद्र में वो था नाभिक था। क्या था, नाभिक था। बस इसके बाद में इन्होंने एक परमाणु की समझना दी, वो दोस्तों ठीक इस प्रकार से दी कि परमाणु ये गोला है, मान लो ये परमाणु का गोला है, तो उसके बीच में जो उन्होंने स्ट्रक्चर दी कि जहाँ से कण टकरा कर लौट के आया है, तो इसको इन्होंने नाम दिया नाभिक। क्या नाम दिया दोस्तों, नाभिक। और ये इसका बाह्य भाग हो गया परमाणु का, एक प्रकार की संरचना आप लोगों को दी, और ये हो गया आंतरिक भाग जिसको क्या कहेंगे अपन, नाभिक। अब ये जो मूलभूत कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके रहने की व्यवस्था भी बता दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो तो वर्ताकार कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, और जो ये नाभिक है इसके अंदर कौन कौन रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों साथ में रहेंगे। ऐसा कह के इन्होंने एक परमाणु प्रतिरूप अपने सामने दिया। तो निष्कर्ष निकाला, तो परमाणु के नाभिक की व्याख्या होगी जो मैंने अभी बताया, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि बाकी जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है दोस्तों, खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता। और तीसरी बात मैंने अभी आपको बताई है कि इलेक्ट्रॉन जो है वर्ताकार कक्षा हो गए चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे थे। ये थे इनके प्रयोग के क्या दोस्तों, निष्कर्ष। लेकिन अब निकालेंगे इनकी कमियां निकलते ही इनका मॉडल होगा रिजेक्ट, और नेक्स्ट मॉडल अपने को पढ़ना पड़ेगा। अब सर कमियां बताओ। कमियों में यूं है कि इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन निरंतर रूप से चक्कर वर्ताकार कक्षा के चारों ओर लगाते। तो दोस्तों प्रकृति में कोई काम निरंतर नहीं होता, अपन भी कोई काम निरंतर नहीं कर सकते। अपने को भी कार्य करने के लिए क्या करनी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हर चीज को ऊर्जा चाहिए। इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो ये फिर ऊर्जा, फ्रॉम वेयर डज इट गेट एनर्जी, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, इसकी व्याख्या कौन नहीं कर सका, रदरफोर्ड नहीं कर सका। पहला प्रश्न पूछा गया कि चल इलेक्ट्रॉन ठीक है भाई, तू कहता है तो घूमता होगा चारों ओर, लेकिन ये बताओ कि ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। तो एक तो इस बात का जवाब नहीं दे सका। और दोस्तों आप भी लगातार घूम के या रोटेट होके देखना,
एक स्थिति ऐसी आएगी कि चक्कर आके व्यक्ति गिर जाएगा। ऊर्जा की जब कमी हो जाएगी तो व्यक्ति भी गिर जाएगा। तो उस स्थिति में तो ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है, जब ऊर्जा इसकी बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तब तो इसको इसमें समा जाना चाहिए। किसमें? परमाणु के नाभिक में। तो यानी अस्तित्व में इस परमाणु प्रतिरूप का खत्म हो जाना चाहिए। तो पहली कमी तो ये हुई कि ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी व्याख्या ये नहीं कर सका। दूसरी बात मैंने आपको कहा कि सतत रूप से घूमता है निरंतर चारों ओर। तो दोस्तों मैं बता दूं, गणित में या किसी भी लैंग्वेज में सतत रूप से जब कोई भी काम होता है तो उसका ग्राफ हमेशा इस तरह से आना चाहिए। जैसे समान गति, असमान गति अपन साइंस में और भी आगे के सेशन में देखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 10 मिनट में 10 मीटर, 20 मिनट में 20 मीटर, 30 मिनट में 30 मिनट। तो अपन एक ग्राफ बनाएंगे तो इसके बिंदु सब एक ही जगह मिलेंगे और ग्राफ कैसा आएगा? सीधा। लेकिन दोस्तों जब इसका स्पेक्ट्रम और ग्राफ खींचा गया तो वो इस तरह से न आके क्वांटा या बंडल्स के रूप में इस तरह से ग्राफ प्राप्त हुआ, जिसे क्वांटा या बंडल्स कहते हैं। इस तरह से ग्राफ प्राप्त हुआ। और जब रदरफोर्ड को पूछा गया कि भाई ग्राफ की तरह ऐसा आना चाहिए, ऐसा कैसा आ रहा है, तो इसकी भी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। तो दो गलतियां जो इसकी अहम गलतियां या कमियां मान लो रदरफोर्ड के मॉडल की, कई बार दोस्तों पूछते भी है रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की कमियां। तो इलेक्ट्रॉन निरंतर जो घूमता है, जो संभव नहीं है निरंतर घूमता है, तो ऊर्जा एक न एक दिन तो इसकी लैप्स होगी। ऐसी स्थिति में ये कहाँ समा जाएगा? नाभिक के अंदर, और परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर निरंतर घूमता है तो ग्राफ कैसा आना चाहिए दोस्तों? स्पेक्ट्रम या ग्राफ सीधा आना चाहिए, जो कि ना आके कैसा आया? क्वांटा या बंडल्स के रूप में आया। इन दो बातों की व्याख्या ये नहीं कर सका। तो इन दोनों बातों की व्याख्या ये कमियों के कारण जो नहीं कर सका, इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप को क्या करना पड़ा? अमान्य करना पड़ा। क्या करना पड़ा दोस्तों? अमान्य या इसे रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट करने वाले सर कौन थे? वो थे अपने बोर साहब, या उसका पूरा नाम था नील्स बोर। नील्स बोर साहब के इन प्रश्नों का ये जवाब नहीं दे सका। तो इस कमियों को दूर करने वाले अपन नेक्स्ट टर्म में जो अपन परमाणु प्रतिरूप पढ़ेंगे वो नील्स बोर का प्रतिरूप पढ़ेंगे। वो फिर अपने को समझाएंगे कि ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, क्या है। और इस प्रतिरूप को पढ़ने के बाद दोस्तों कंफर्म हो जाएगा कि अपनी केमिस्ट्री में परमाणु का प्रतिरूप किस तरह से होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म में मैं आपको बताता हूँ नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। अब जो जे थॉमसन की कमियां दूर की रदरफोर्ड ने, थोड़ी बहुत रदरफोर्ड की जो कमियां हैं, अब इनको दूर करेगा ये नील्स बोर। और नील्स बोर साहब के मॉडल देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि परमाणु संरचना के कितने भाग होते हैं, वो ये बताएंगे। अब पहला इनकी कमी जो थी मैंने दोस्तों अभी बताया कि रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन निरंतर रूप से वर्ताकार कक्षा में घूमता है। तो उसको पूछा गया कि ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, इसका जवाब ये नहीं दे सका। तो नील्स बोर साहब ने ऐसी क्या बात बताई थी? इनकी जो अवधारणाएं है वो एक एक दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल सरलतम रूप से ये प्रतिरूप समझ में आएगा। नील्स बोर ने कहा कि जो भी तत्व है या जिसका भी इलेक्ट्रॉन है वो उसी कक्षा में घूमता है जिस कक्षा के योग्य है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक दो कक्षाएं नहीं बताई थी, इन्होंने कक्षाएं बताई थी बाकायदा। नाभिक तो रहता ही है केंद्र में, उसके बाद में इन्होंने इस तरह से वर्ताकार कक्षाओं की व्याख्या की थी, 1 2 3 या 4, ठीक है। और इनको दोस्तों नाम दे दिया था 1 2 3 4 कह दो, या KLMN कह दो, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जैसे वर्ताकार कक्षाओं में ही घूमता तो है, लेकिन अपनी अपनी कक्षाओं में ही घूमता है। यानी आपको एक साधारण उदाहरण दूँ कि 10वीं वाला भैया 10वीं कक्षा में बैठता है, 12वीं वाला 12वीं में बैठता है, कॉलेज वाला कॉलेज में बैठता है, और LKG UKG वाले LKG UKG में बैठते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहीं पे इलेक्ट्रॉन अगर मान लो घूमता है, तो ये उसकी सामान्य स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में न तो उसके ऊर्जा का ह्रास होगा, न ऊर्जा को उनको लेनी पड़ेगी, न उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। दोस्तों जिस तरह से आप 10वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं में पढ़ रहे हो या कंपटीशन दे रहे हो, तो आपके स्तर की जो ऊर्जा है, आपके लेवल जो है, आपका जो स्टैंडर्ड है,
उस स्टैंडर्ड में आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप मान लो 12वीं में पढ़ रहे हो और आपको MSc की केमिस्ट्री पढ़ा दी जाए तो फिर क्या होगा सर, वहाँ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वहाँ तो अपन को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, यानी आपकी वो स्थिति सामान्य नहीं रहेगी। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमता तो वर्ताकार कक्षा में ही है, लेकिन वो जिस कक्षा के योग्य है उसी कक्षा में घूमता है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, वो पहली में ही घूमेगा, दूसरी वाला दूसरी में ही घूमेगा, तीसरी वाला तीसरी में ही घूमेगा और चौथी वाले चौथी में ही। तो ये इसकी सामान्य स्थिति कहलाती है। और दोस्तों सामान्य स्थिति में अपन भी देखते हैं किसी भी प्रकार की न तो ऊर्जा हमको लेनी पड़ती है न ऊर्जा देनी पड़ती है। तो पहले ये विकृत बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्ताकार स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, इसलिए न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं न ऊर्जा का ह्रास करते हैं, तो न लेने पड़ती है न ऊर्जा देनी पड़ती है। दूसरी बात बताई दोस्तों इन्होंने कि सर अभी आपने कहा था कि रदरफोर्ड में इलेक्ट्रॉन को परमाणु के अंदर समा जाना चाहिए ऊर्जा खत्म होने, लेकिन अब कैसे समा जाएगा, इसने तो स्पष्ट कर दिया ना, क्लास ही अलग अलग कर दी। तो इन्होंने एक बात बताई कि ये जिस प्रकार से मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रहा है वर्ताकार कक्षाओं में, तो यहाँ पर दो प्रकार के बल लगते हैं सर, ठीक है ना, नाभिक से। एक तो नाभिक की ओर जो बल लगता है दोस्तों उसको कहेंगे आकर्षण बल। क्या कहेंगे, आकर्षण। एक नाभिक से दूर खींचता है उसको कहते हैं अपन अपकर्षण बल कर दो। या ये केंद्र की और लग रहा है तो इस आकर्षण बल को आप अभिकेंद्रीय बल भी कह सकते हो, ठीक है, और इसको अपकेंद्रीय बल भी कह सकते हो। तो अपकेंद्रीय बल और आकर्षण बल का मान क्या रहता है दोस्तों, समान रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमता है, कभी भी अंदर नहीं गिरता है, यानी परमाणु के प्रतिरूप के अंदर नहीं गिरा गया। क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा के योग्य है, मैंने कहा सामान्य स्थिति में घूमेगा तो दो प्रकार के बल काम करेंगे। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। उस स्थिति में दोनों बलों का मान क्या रहेगा दोस्तों, समान, इसलिए वो क्या रहेगा, उसी कक्षा में आराम से घूमता रहेगा। तो ये दोस्तों थी इसकी दूसरी बात। तीसरी बात के रूप में अपन पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूमता है तो उसका कोई ना कोई कोणीय संवेग होता है। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोणीय संवेग क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या कंपटीशन लाइक कोई साइंस में है या नहीं है, तो ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसका मान भी इन्होंने फिक्स बताया था कि कोणीय संवेग इतना होगा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी परमाणु में नहीं समाएगा, बस वो घूमता ही रहेगा उसी कक्षा में। तो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो ये नाभिक है और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कोणीय संवेग होता है वो mvr बराबर h/2π का पूर्ण गुणांक होता है। पूर्ण गुणांक मतलब उसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में आएगा। तो ये पॉइंटों में नहीं आता, तो अपने को दोस्तों सिर्फ ये याद रखना है mvr बराबर h/2π क्या होता है, उसका घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो तीसरी बात इन्होंने ये स्पष्ट कर दी। देखिए दोस्तों एक एक बात रदरफोर्ड की स्पष्ट कर रहा है। रदरफोर्ड ने बताया था सिर्फ घूमता है, लेकिन इसने बताया कि अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं और अपनी अपनी कक्षा में दोस्तों अपन भी रहते हैं, तो सामान्य स्थिति में रहते हैं। दूसरी बात दोनों बल काम करते हैं, एक खींचने वाला, एक नाभिक की ओर खींचने वाला, एक बाहर की ओर खींचने वाला, और दोनों बलों के मान समान रहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमता रहता है। तीसरी बात इन्होंने ये भी बता दी कि गिरे या नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा, उसका कोणीय संवेग जो होता है उसका ज्ञात करके उन्होंने मान भी बता दिया कि mvr का मान हमेशा h/2π का पूर्ण गुणांक होगा, यानी उसका उत्तर जो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस गुणांक के रूप में आएगा, न कि पॉइंटों में आएगा। तो ये इन्होंने बता दिया, कोणीय संवेग भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया। नेक्स्ट टर्म में दोस्तों अपन देखते हैं, तीन बातें इन्होंने जो बता दी उसके बाद में अब मान लो इलेक्ट्रॉन को अगर इधर उधर कक्षा में जाना भी है जैसे, तो क्या करेगा। मान लो मैंने अभी कक्षा आपको बताई K, L, M और N, ठीक है। ये दोस्तों K, L, M और N ये निम्न कक्षा है बिल्कुल, और ये उच्च कक्षा है। ये इससे उच्च है, ये उससे उच्च है और सबसे उच्च, यानी सबसे निम्न कक्षा कौन सी, K, उसके बाद L
M और N। और भी कक्षाएं दोस्तों होती है बड़े लेवल पे, 5वीं कक्षा भी होती है, 6ठी भी होती है। कुल 118 तत्व है दोस्तों, उसके अनुसार कक्षाएं होती है। अब सर आप बताना क्या चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में घूमेगा, लेकिन मान लो आपको दैनिक जीवन का भी उदाहरण दूं, आप निम्न कक्षा में पढ़ रहे हो, आप 5वीं में पढ़ रहे हो, और अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि 8वीं की विज्ञान का कल पेपर लूंगा, उस स्थिति में आपको क्या करेंगे? आप उस स्थिति में 5वीं में पढ़ रहे हो और 8वीं का पेपर देना है, तो दोस्तों जैसे तैसे पूरे दिन 24 घंटे आपको दिए, तो इधर उधर से दौड़ भाग करके 8वीं की किताब लाएंगे, सर के घर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, यानी ऊर्जा खूब सारी अपन को लेनी पड़ेगी। यानी दोस्तों मेरी बात को समझने की कोशिश करना पड़ेगी कि उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर भी यही कहना चाह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से अगर उच्च कक्षा में जाना चाहता है तो उसे ऊर्जा लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात उन्होंने बताया, मान लो ये N कक्षा वाला है, M वाला है, L वाला है, इसी को मान लो इस कक्षा में आना है, तो ये तो सर इससे बड़ी कक्षा का है। अगर इस कक्षा में आना है, मान लो आप ही 10वीं में पढ़ रहे हो और आपको कह दे कि 5वीं की विज्ञान का पेपर लेंगे या गणित का पेपर लेंगे, तो क्या आप मेहनत करेंगे? क्या, बिल्कुल नहीं, मजे से घूमेंगे। 5वीं में क्या जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, उस स्थिति में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उल्टे ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और टाइम पास करेगा ही, मतलब उल्टे ऊर्जा बाहर फेंकेगा, उसके अंदर की ऊर्जा है ना वो भी बाहर फेंकेगा, क्योंकि उसको तो कहाँ जाना है, बड़ी कक्षा में तो जाना नहीं। लो लेवल से अगर हाई लेवल में चाहिए अपने को दोस्तों जीवन में आगे बढ़ना है, तो भी प्रकृति का यही नियम है, खूब सारी ऊर्जा अपन को अवशोषित करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अपन किसी कंपटीशन को फाइट करके बड़े रूप में जा सकेंगे। नहीं तो दोस्तों अगर लो लेवल में जाना है तो लो में तो वैसे ही पड़ेगा, उससे भी लो में जाना है तो कहाँ आपको उल्टे ऊर्जा, आराम करो, रेस्ट करो, मजे करो, ठीक है, उत्सर्जित करते रहो, फालतू घूमते रहो इधर उधर, तो अपने आप ही लो लेवल में चले जाओ। यानी दोस्तों इसने स्पष्ट कर दिया कि छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाना है तो ही इलेक्ट्रॉन क्या लेगा? ऊर्जा लेगा, और बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा देगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने प्रतिरूप की व्याख्या की, जहाँ पर किसी भी प्रकार की विडंबना नहीं आई। यानी बता दिया इसने कि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में घूमता है, सामान्य स्थिति कहलाती है, फिर 2 पल कार्य करते हैं जो कि इसको इलेक्ट्रॉन को वही बनाए रखते हैं। तीसरी बात उसने मैंने बताई कि कोणीय संवेग जो होता है वो mvr बराबर h/2π का पूर्ण गुणांक होता है, यानी कोणीय संवेग का मान भी फिक्स बता दिया। फिर अगर उच्च कक्षा से निम्न और निम्न कक्षा से उच्च, तो कब ऊर्जा लेगा, यानी कब ऊर्जा का अवशोषण करेगा और कब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ये भी इन्होंने स्पष्ट बता दिया। यानी दोस्तों इनके प्रतिरूप के बाद किंतु परंतु वाला कोई सवाल ही नहीं बचा। तो इनके प्रतिरूप को सर्वमान्य प्रतिरूप कहते हैं अपन केमिस्ट्री में, जो इन्होंने दिया। चलिए दोस्तों, ये थे अपने परमाणु संरचना के तीनों प्रतिरूप जो थॉमसन साहब ने दिया। उसके बाद उनकी कमियों को थोड़ा रदरफोर्ड ने दूर किया, और रदरफोर्ड की कमियों को किसने दूर किया? निल्स बोर ने। अब परमाणु प्रतिरूप आ गया, तो सर परमाणु की संरचना बताओ। तो अब अपन दोस्तों देख लेते हैं परमाणु की संरचना। अब स्पष्ट रूप से जो संरचना मैं बताऊंगा बस वही संरचना रहेगी, और उसके आगे फिर अपनी केमिस्ट्री चलती रहेगी। तो परमाणु की संरचना के 2 भाग बना दिए। आपको कोई पूछे कि परमाणु की संरचना के 2 भाग, तो पहला बताना नाभिक, जिसे आप कह सकते हैं आंतरिक भाग, ठीक है, और दोस्तों दूसरा भाग हो गया अपना बाह्य भाग, एक्सटर्नल पार्ट, इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट। अब सर सबसे पहले नाभिक की व्याख्या करो। न्यूक्लियस क्या होता है? नाभिक, न्यूक्लियस। तो परमाणु की संरचना आपको दोस्तों इस प्रकार से निकल के अपने सामने आई है, बस जैसे रदरफोर्ड ने दी थी वैसे ही आई है, लेकिन यहाँ स्पष्ट बातें होके आई है अब। तो ये दोस्तों है अपना नाभिक, ठीक है, और ये है दोस्तों अपने बाह्य भाग। बात वही है सर दोस्तों, नाभिक में कौन रहेंगे? न्यूक्लियस रहेंगे। न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो है, इन दोनों यही रहेंगे, तो इनकी संख्या न्यूक्लियस कहलाती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ रहेंगे? नाभिक में। और दोस्तों बाह्य भाग में क्या घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन। लेकिन सर ये तो वही समझना वापस आ गई रदरफोर्ड वाली, तो फिर ये तो इलेक्ट्रॉन समा जाएगा इसके अंदर। नहीं, ये आप निल्स बोर को याद करेंगे। निल्स बोर ने अभी दोस्तों कक्षाएं बताई थी। कक्षाएं मैं आपको याद दिला दूँ, 1, 2, 3 और दोस्तों 4।
तो के, एल, एम और एन, 1, 2, 3 और 4। अब इनमें रहने वाले, ये नाभिक हो गया, इनके अंदर रहने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो भी निश्चित होती है। यानी प्रथम कक्षा में कितने रहेंगे, द्वितीय कक्षा में कितने रहेंगे, तृतीय में कितने रहेंगे, चतुर्थ में कितने रहेंगे, तो वो उसी सामान्य स्थिति में घूमते रहेंगे, कहीं भी नहीं समाएंगे, न गिरेंगे, न कहीं कुछ होगा, और अपनी समझना बनी रहेगी। तो सर प्रथम कक्षा, इसके लिए एक सूत्र दिया गया दोस्तों, 2n²। 2n² यानी कि आपने कितने उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का दोस्तों प्रत्येक कक्षा में क्या सूत्र दिया गया, 2n², जहाँ n बराबर क्या बताया, कक्षा की संख्या। अब मान लो सर प्रथम कक्षा में बताओ, के कक्षा या प्रथम कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो प्रथम कक्षा के लिए आप सूत्र लगाओ, 2n², n बराबर दोस्तों क्या रखेंगे, 1, तो 2 और 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 2 गुणा 1, यानी दोस्तों अपना उत्तर क्या आया, 2। यानी प्रथम कक्षा में 2 तत्व ही रहेंगे। यानी आवर्त सारणी दोस्तों अपन पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, तो हाइड्रोजन और हीलियम जब तक आते हैं वो ही पहली कक्षा में रहेंगे। अगर लिथियम आता है 3 नंबर वाला, तो उसके लिए जगह खाली नहीं है, यानी क्लास हाउसफुल हो गई, उसको दूसरी कक्षा में जाना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था जब बताई तब जाके नील्स बोर साहब के प्रतिरूप को सर्वमान्य प्रतिरूप अपन कहते हैं। तो दूसरी कक्षा में सर को कितने रहेंगे, अब आप ही ज्ञात कर सकते हो आराम से, कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है। द्वितीय कक्षा या एल, तो वही n बराबर कितना हो गया दोस्तों, 2, तो 2n² में मान रखो, n बराबर 2, तो 2n² में मान रखा, तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 4, और 4 का 2 से गुणा होगा तो कितना उत्तर आएगा, 8। यानी दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे, 8 जने। यानी कहाँ से कहाँ तक लेंगे अपन, लिथियम से लेकर 8 जने ले लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यानी 10 तक तत्व आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ रहेंगे और 8 इसमें रह जाएंगे। लेकिन सर 11वां अगर सोडियम आ गया तो फिर उसको तीसरी कक्षा में जाना पड़ेगा, दूसरी कक्षा में वो कभी नहीं जाएगा। तो तीसरी कक्षा में सर संख्या कितनी होगी, तो आपको अभी सूत्र बताया, 2n² ज्ञात कर लो, n बराबर 3 रख दो, 2, 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9, और 9 गुणा 2 कितने रहेंगे, 18। यानी अग्रिम 18 तत्वों वो रहेंगे, वो किस कक्षा में रहेंगे, चौथी कक्षा में, और फिर तीसरी कक्षा में और चौथी कक्षा में बताओ। तो n बराबर 4, तो 4 का वर्ग कर दो दोस्तों, 2 से गुणा कर दो, 4 का वर्ग 16, और 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएंगे 16 दूनी 32, यानी चौथी कक्षा में रहेंगे अपने 32 जने। जबकि अपने दोस्तों अगर सेकेंडरी लेवल या कंपटीशन का लेवल देखें तो 1 से 30 तत्वों का ही अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या कुछ पूछते हैं तो 1 से 30 तक तो पूछते हैं। पूरे 118 तत्व अपने को याद करने की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, आपको तो मैंने बताया है। तो बाकी एक बार सेकंड ग्रेड जब आरपीएससी ने एग्जाम लिया था वहाँ पे उसने बताया था कि पंचम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो पंचम कोष में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भी एक बार मैंने सेकंड ग्रेड दिया तो ये एग्जाम आया था केमिस्ट्री में प्रश्न, पर तो पंचम कोष भी होता है क्या, होता है सर। तो पंचम कोष में n बराबर 5 लगा दूँ तो 2 और 5 का वर्ग, ठीक है, 5 का वर्ग हो गया दोस्तों 25, और 25 का गुणा 2 से हो गया, ये कितना हो गया 50। यानी आगे जो कक्षा रहेगी उसमें 50 जने रह सकते हैं। तो इस तरह से जो तत्वों की खोज तो होती जा रही है। आज वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है, कितने ज्ञात है 118, और उतने को सिर्फ 30 अगर तत्व हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक अगर आपको दोस्तों याद है तो कंपटीशन में आपकी कई भी प्रश्न सामान्य जो रसायन शास्त्र उससे गलत हो ही नहीं सकता। और 10वीं वाले भैया बहनों को भी मैं कहना चाहूँगा 9-10 में जो पढ़ रहे हैं वो भी 30 तक तत्व कंटेस्ट कर ले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का कैसे भी ट्रिक लगा के एक बार आपको पूछे 15वां तत्व कौन सा है तो सीधा फास्फोरस उत्तर आना चाहिए, 21वां कौन सा है तो स्कैंडियम आना चाहिए, 30वां कौन सा है तो जिंक आना चाहिए। इस तरह से आपको मेरी सलाह है कि 1 से 30 तक सारे तत्व आप कंटेस्ट कर लो तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों जो सीखेंगे कि ये किस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस तरह से ये भी करते हैं, इनके उपकोष कितने होते हैं, उपकोष के बाद कक्षक भी आएंगे, बहुत सारी दोस्तों अभी तो परमाणु की व्याख्या बाकी है। तो आज के जो सेशन में मैंने दोस्तों बताया वो एक तो परमाणु के जो प्रतिरूप थे और उन प्रतिरूपों को बताने के बाद जो अपनी समझना सामने आई वो ये आई। उसके बाद में 2 भाग आए, बाह्य भाग और आंतरिक भाग।
ये आंतरिक नाभिक जो जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, इनकी संख्या का योग दोस्तों न्यूक्लियस कहलाता है। और बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कक्षा वाइज रहेंगे ताकि रदरफोर्ड की तरह उसमें प्रश्न की जरूरत ही नहीं पड़े। और कितने रहेंगे तो उसके लिए भी दोस्तों आपको संख्या का ये फार्मूला बता दिया, इससे ज़्यादा रह नहीं सकते। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में अभी मैंने बताया 9 दूनी 18, ये 9 18 जन रहेंगे। और चौथी में 32 और 5वीं मैंने आपको उदाहरण सहित, क्योंकि इससे मेरा पाला पड़ा हुआ है ये दोस्तों, पंचम कोर्स में प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी में। तो पंचम कोर्स में 50 रहते हैं, षष्ठम कोर्स भी होता है, लेकिन आपने दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, जनरल साइंस है तो आप 1 से 30 तक तत्व दोस्तों याद करेंगे। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन जो रहा होगा, जहाँ तक मेरी ओर से जितना प्रयास था, केमिस्ट्री है दोस्तों, विज्ञान है, तो विज्ञान को कितनी सरल लहजे से मैं पढ़ा सकूं और प्रस्तुति दे सकूं, पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए कि आपको हर बात समझ में आए दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अगले सेशन में जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपके प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों उत्तर में देने की पूरी कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से दूंगा, क्योंकि ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया है स्पेशली बेरोजगार हितार्थ और अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो विद्यार्थी है जो अभी लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं, पढ़ नहीं पा रहे, इसी को सोचते हुए मैंने तकरीबन 1.5 महीने पहले ही चैनल बनाया था। आज तकरीबन 650 लोग मेरे से जुड़ चुके हैं और अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। धीरे धीरे चैनल भी ग्रो अप हो रहा है और मेरा भी जोश है थोड़ा बढ़ रहा है। साथ में दोस्तों बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, अपना भी रिवीजन हो रहा है, नहीं तो मैं भी भूलने वाला। अगर किसी चीज़ को अपन याद नहीं करते तो छोड़ देते हैं तो क्या होता है, लेट्स मूव हो जाता है, गो हो जाता है। तो अपन भी लॉकडाउन की तरह कहीं शिक्षा में लॉकडाउन नहीं हो जाए अपना, तो पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। तो शिक्षा तो ऐसी चीज़ है सर, एजुकेशन जीती दोगे, बढ़ेगी। बस इसी भावना को लेकर मैंने बच्चों के हित में इस चैनल को स्टार्ट किया था। अच्छा आपका सहयोग मिला और ऐसे ही मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। आपका अपना प्रजापत सर, जय हिंद।